हेलो क्लास 8th। आज हम लोग करेंगे आपका चैप्टर फर्स्ट रिज्यूम, जो काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है। आज हम उसे एट लास्ट कंप्लीट करेंगे फॉर श्योर। ओके, सो देखिए ज़रा, हम लोगों ने क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में हम पढ़ चुके थे। इसके अलावा हम शुरुआत कर चुके थे कि अगर हमें कोई भी क्रॉप ग्रो करनी है तो उसके लिए सॉइल कैसे प्रिपेयर करनी है। ओके, ये हम कर चुके थे, प्लगिंग कर चुके थे, टिलिंग भी कर चुके थे। अब हम करेंगे सोइंग। सोइंग का मतलब कि अब हमारी जो मिट्टी है वो तैयार हो चुकी है और अब उसमें हमें डालना है बीज। क्या डालना है? हमें बीज यानी कि सीड डालना है। तो देखते हैं कैसे हम इसे कर सकते हैं और कैसे हम एक शानदार सी क्रॉप उगा सकते हैं और एक हेल्दी खाना खा सकते हैं। ओके, आफ्टर प्रिपेयरिंग द सॉइल द फील्ड बिकम्स रेडी फॉर सोइंग द सीड्स। जैसे हमने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया तो अब हमारा जो फील्ड है, अब हमारा जो खेत है वो बिल्कुल तैयार है बीज डालने के लिए। सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इन द प्रिपेयर्ड सॉइल। तो अब हम क्या करेंगे? यस, सोइंग करेंगे। सोइंग का मतलब कि जो सॉइल हमने प्रिपेयर की है अब हम उसमें बीज डालेंगे। द क्वालिटी ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ सीड्स सोन। देखो, हमारी क्रॉप कितनी अच्छी होगी ये डिपेंड करेगा कि हम कितनी अच्छी क्वालिटी का सीड यूज़ कर रहे हैं। जितना अच्छा हम बीज यूज़ करेंगे, जितना अच्छा हम सीड यूज़ करेंगे, उतनी ही अच्छी हमारी क्रॉप प्रोडक्शन होगी। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सिलेक्ट क्लीन, हेल्दी एंड गुड क्वालिटी सीड्स फॉर सोइंग। इसीलिए हमें क्या ध्यान में रखना है? हमें बिल्कुल अपने ध्यान में ये रखना है कि हम जो भी सीड लें वो अच्छा हो, हेल्दी हो, साफ़ सुथरा हो और अच्छी क्वालिटी का हो, जिससे कि हमारे जो क्रॉप है वो भी अच्छी क्वालिटी की ग्रो करे। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव अ हाई क्वालिटी यील्ड। अब देखो, फार्मर्स को क्या चाहिए? फार्मर्स को एक ऐसा बीज चाहिए जो बहुत ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन कर पाए, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो, जो ज़्यादा पैदावार दे सके। पैदावार का मतलब जो उगा रहे हैं उसकी क्वांटिटी ज़्यादा दे सके, है ना। तो फार्मर्स क्या प्रेफर करेंगे कि अच्छी सीड यूज़ करें जो कि अच्छी यील्ड आपको प्रोवाइड करवा पाए। For this, they need to separate damaged and unhealthy seeds from the healthy ones. इसके लिए उन्हें क्या करना है? बीज खरीद कर लाने हैं। कुछ बीज ऐसे होंगे जो खराब होंगे, जिन्हें उन्हें अलग कर देना है, और कुछ बीज होंगे जो बहुत अच्छे होंगे, जो कि उन्हें यूज़ करने हैं सोइंग के लिए। Farmers prefer to use seeds which gave a high yield. For this, they need to separate damaged and unhealthy seeds from the healthy ones. The following activity provides a simple method of removing damaged seeds from the healthy ones. अब हम इनको अलग कैसे कर सकते हैं ये देखिए ज़रा। देखिए, ये आपको एक एक्टिविटी दे रखी है जो कि हमें ये बता सकती है कि कौन सा बीज अच्छा है और कौन सा बीज बेकार है। To separate damaged seeds from the healthy seeds. Things required: a beaker half filled with water। आपको एक ऐसा बीकर चाहिए जिसमें आधा पानी भरा हो, and a few seeds और कुछ बीज चाहिए। Take the beaker half filled with water and put a handful of seeds in it। आपको क्या करना है? वो बीकर लेना है, उस बीकर में आपको पानी भरना है, उस पानी में आपको जितने भी आप सीड्स लेकर आए हो उनको डाल देना है। लीव द बीकर aside for some time and record your observation। अब आपको बिल्कुल अपना दिमाग तेज़ चलाना है, बिल्कुल अटेंटिव रहना है। आपको उस बीकर को साइड में रख देना है और ऑब्जर्व करना है कि उस बीकर में क्या हो रहा है। ऑब्जर्वेशन, अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमने जो करना था वो कर लिया, अब हम देखेंगे कि उसमें चेंजेस क्या आए। यू विल सी दैट अ फ्यू सीड्स आर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर while the others have sunk to the bottom। देखो ज़रा, इस बीकर को ध्यान से देखो, दिख रहा है ना। देखिए, कुछ बीज हैं जो ऊपर तैर रहे हैं, ऊपर आ गए, सरफेस पर आ गए, देखो आ गए ना। कुछ हैं जो नीचे बॉटम पर सेटल डाउन हो गए हैं। तो इससे अब हमें पता क्या चला? Some of the seeds were diseased. They were eaten away from inside by pests. These hollow seeds become lighter and float on the water surface। इससे हमें ये पता लगा कि जो ऊपर तैर रहे हैं ना, देखो जो ऊपर सरफेस पर आ गए हैं सीड्स, ये बेकार सीड्स हैं। इनको जो पेस्ट है, जो कीड़े मकोड़े हैं, वो पूरी तरीके से अंदर से खा चुके हैं और ये हल्के हो गए हैं, इसीलिए ये सरफेस पर आ गए हैं। द हेल्दी सीड्स आर हैवियर एंड द सिंक टू द बॉटम। जबकि जो अच्छे सीड्स हैं, जो हेल्दी सीड्स हैं, वो भारी हैं और वो बीकर के बॉटम पे सेटल हो गए हैं। तो देखते हैं अब हम कैसे इनको सो कर सकते हैं।
Sowing of seeds is done by the following four methods. Broadcasting. It is an ancient method of sowing where seeds are sprinkled with hands on the prepared soil. तो ये देखो सबसे आसान तरीका है कि क्या करना है, आपकी सॉइल प्रिपेयर हो गई, आपने गुड़ाई करके अच्छे से सॉइल को लूज़ कर लिया है, जो बड़े बड़े मिट्टी के डेले निकले थे उनको आपने तोड़कर मिट्टी बना लिया है, इसके अलावा जो पत्थर निकले थे उनको अलग कर दिया है। अब आपको करना है बीज डालना है। तो बीज कैसे डालेंगे, मुट्ठी में बीज लिए और हाथ से फैला दिए। ओके, सबसे पहला तरीका क्या हो गया ब्रॉडकास्टिंग का, कि आपने सीड्स लिए और उनको फैला दिया हाथ से। दिस मेथड however has a disadvantage that it results in an unequal distribution of seeds in the field। पर देखो ये एक डिसएडवांटेज भी हो सकती है इस मेथड की। इजी मेथड है नो डाउट कि उठाए और ऐसे करके फैला दिए, पर मुझे ये बताओ आपको हाथ से तो पता नहीं चल रहा कि कहाँ ज़्यादा बीज गिरे हैं, कहाँ कम बीज गिरे हैं। तो इसमें क्या होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कहीं ज़्यादा बीज चले जाते हैं तो कहीं कम रह जाते हैं। नाउ ट्रेडिशनल टूल, दूसरा मेथड क्या है ट्रेडिशनल टूल। देखो ये ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है, इसके देखो इसमें जो इसने हाथ में ले रखा है बोल, इसमें बीज है और ये हाथ से इनको फैला रहा है। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट ट्रेडिशनल टूल। द ट्रेडिशनल टूल फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। कैसा होता है, फनल जैसा होता है, देखते हैं। ये देखो फनल लग रहा है इसके, देखो दिख रहा है, ये फनल टाइप का लग रहा है। फनल आप उस तरीके से भी समझ सकते हो, घर में मम्मी ऑयल पलटती हैं, ऑयल तो वो एक होता है ना फ्लावर शेप का होता है, उसको बोलते हैं फनल। ठीक है, तो फनल से आप ऑयल भी कर सकते हो और इसमें देखो इसमें भी आपको फनल दिखेगा, इससे आप सीड्स को भी सो कर सकते हो। द सीड्स आर पुट इनटू द फनल एंड पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। तो देखो इसमें क्या होता है, देखो ये देखो इसके नीचे कोने हैं ना पैने, ये यहाँ पे बीज डालता जा रहा है और ये जो बैल हैं ये आगे की तरफ जाते जाएंगे, तो ये बीज नीचे ज़मीन में गिरते चले जाएंगे। These sharp ends pierce into the soil and place seeds there। ये क्या करेंगे, जो शार्प होगा ना, जो पैने होंगे, ये मिट्टी को अंदर से खोदते जाएंगे और ऊपर से बीज उसमें डलता चला जाएगा। अब है सीड ड्रिल। A seed drill has long tubes which are connected at the top with a funnel. The seeds to be sown are put into the funnel. The seed drill is tied at the back of a tractor-driven plug. When the plug cuts through the soil, the drill deposits the seed at equal distances and at appropriate depths. It also saves time and labor. ये बिल्कुल ये जो ट्रेडिशनल मेथड है ना, ये बिल्कुल इसका आप बोल सकते हो सेम कॉपी है पर एडवांस्ड। कैसे हुआ ये एडवांस, यहाँ पर देखो हाथ से बीज डालना पड़ रहा है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली बीज अपने आप लेता है। ये आप एक बार उसमें भर दो वो अपने आप लेता जाएगा। इसमें इनको डालना पड़ रहा है ना, इसमें इसको नहीं डालना पड़ेगा बीज। दूसरा देखो यहाँ पर ये बैल इसको ले जा रहे हैं, यहाँ पर ये ट्रैक्टर से अटैच कर दिया तो मशीन काम करेगी, इसमें लोगों का कोई काम नहीं है, सिर्फ ट्रैक्टर को हमें चलाना है और ट्रैक्टर चलता चला जाएगा और पीछे से सीड अप्रोप्रिएट डिस्टेंसेस पर लगते चले जाएंगे। ओके, नाउ लास्ट मेथड इज ट्रांसप्लांटेशन। इट इज़ यूज्ड फॉर क्रॉप्स लाइक राइस। Seeds are first sown in the nursery and when they germinate, small plantlets are directly planted in the field। ये होता है ट्रांसप्लांटेशन, मतलब इसमें सीधे बीज नहीं डाले जाते हैं फील्ड में। सबसे पहले बीजों से छोटे छोटे पौधे बनाए जाते हैं। आपने बीज ले लिए कुछ, फिर उनको कुछ टाइम के लिए नर्सरी मतलब जहाँ पर प्लांट्स उगाए जाते हैं, वहाँ पर आपने छोटे छोटे पेड़ उगा लिए। जब वो पेड़ एक प्रॉपर साइज़ के हो जाते हैं, है ना, तो उनको आप फील्ड में जाके लगा सकते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। इट इंश्योर्स दैट ओनली हेल्दी प्लांटलेट्स आर ट्रांसफर टू द फील्ड। अब देखो इसमें आपकी कितना आपको फ़ायदा हो गया। देखो बीज कई बार गलत भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है, अनहेल्दी भी हो सकता है। इसके अलावा बीज सड़ भी सकता है ना, भाई आपने बीज डाल दिया पर वो सड़ गया किसी वजह से, या चिड़िया भी उसको निकाल के ले जा सकती हैं, किसी भी वजह से वो डैमेज हो सकता है। पर जब आप प्लांटलेट्स उगाओगे तो वो प्लांटलेट्स क्या होगा कि आप हेल्दी पौधे ही लाओगे। भाई जो पौधे नहीं उगेंगे आप उन्हें तो लाओगे नहीं, जो पौधे अच्छे उग जाएंगे, जो हेल्दी होंगे, उन्हें आप अपने फील्ड में जाकर लगा सकते हो। अब देखते हैं इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। देखो प्लांट्स के उगने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऑफकोर्स हम सबको पता है, सॉइल। ठीक है, सॉइल की सबसे ज़्यादा इसेंशियल चीज़ ही सॉइल है।
तो जितनी अच्छी सॉइल होगी उतना ही अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन होगा। तो ज़रूरी नहीं है हर फील्ड की सॉइल अच्छी ही हो, कई बार ऐसी चीज़ें भी हमें करनी पड़ती हैं, कई बार ऐसी चीज़ें हमें सॉइल में ऐड करनी होती हैं जिससे हमारी जो सॉइल क्वालिटी है वो बढ़ पाए। तो देखते हैं ज़रा कौन कौन सी ऐसे हो सकती हैं। Plants get their essential nutrients from the soil. The nutrient requirements of crops are different for each other, from each other. तो देखो जितनी भी हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, कितना भी हम उगा रहे हैं अपनी क्रॉप्स को, तो जो अलग क्रॉप होगी उसकी रिक्वायरमेंट भी अलग होगी। भाई अगर आप पल्सेस उगा रहे हो तो उनको अलग रिक्वायरमेंट है, अगर आप वीट ग्रो कर रहे हो तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग है ना। तो हर क्रॉप की रिक्वायरमेंट अलग होती हैं। A particular crop will require the same type of nutrients every time it is cultivated. जितनी बार आप वीट उगा रहे हो उतनी बार उसको जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो आपको बार बार प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, बिल्कुल कराने पड़ेंगे। Therefore, if the same crop is grown in the field over and over again, it will lead to the deficiency of the particular nutrients consumed by that crop. अब होगा क्या कि जब आप वीट उगाए जा रहे हो अपने खेत में, एक बार काट दिया फिर वीट उगा दिया, फिर काट दिया फिर वीट उगा दिया, तो क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट वीट को चाहिए वो लेता जाएगा और ख़त्म करता जाएगा उस सॉइल में उस न्यूट्रिएंट को, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब वो बार बार क्रॉप उगने से वीट अपने वाले न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से निकाल लेगा। These nutrients needed to be replenished from time to time. Let us discuss some methods of replenishing the soil with the essential nutrients. Adding manure and fertilizers. तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। मैन्योर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि डेड प्लांट्स, डेड लीव्स, इसके अलावा जैसे जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जैसे कि आपका काउ डंग हो गया, एनिमल डंग्स हो गए, एनिमल वेस्ट हो गया, उससे जो बनता है वो होता है मैन्योर। और फर्टिलाइज़र जो केमिकल्स डल के बनता है, जो फैक्ट्रीज में बनता है, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजर्स। Manure is an organic material that is used to increase the fertility of soil. Plant and animal wastes are dumped in pits at open places and allowed to be decomposed by microbes. तो मैन्योर आप कैसे तैयार कर सकते हैं, बहुत बड़ा सा गड्ढा खोदो, बहुत बड़ा गड्ढा खोदो, उसमें डेड प्लांट्स, डेड थोड़ी जो इसके अलावा जो एनिमल वेस्ट होता है, प्लांट का वेस्ट होता है, वो आप उसमें इकट्ठा कर सकते हो और वो कुछ टाइम बाद डिकम्पोज यानी कि सड़ना शुरू हो जाएगा। Some countries also use human excrement for enhancing the fertility of the soil. Find out where this is done and for growing which crops. अब आपका जो काम है वो ये है कि जो ह्यूमन वेस्ट होता है, कुछ कंट्रीज़ ह्यूमन वेस्ट को भी यूज़ करते हैं मैन्योर बनाने के लिए, और आपका काम ये है कि आप ये ढूंढेंगे कि कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो ह्यूमन वेस्ट को यूज़ करती हैं मैन्योर बनाने के लिए, और वो मैन्योर किस क्रॉप को ग्रो करने के काम में आता है। ओके, Manure is less rich in nitrogen, phosphorus and potash than synthetic fertilizers and therefore must be applied in much greater quantities. अब इसका जो ड्रॉबैक है ना कि हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज़ करने के लिए क्यों मजबूर हो जाते हैं, क्या ऐसी वजह है कि मैन्योर अच्छे हैं, ऑर्गेनिक है, सस्ते हैं, है ना भाई, डेड प्लांट्स कहीं भी मिल जाएंगे, एनिमल वेस्ट कहीं भी मिल जाएगा, फिर भी हमें पैसा खर्च करके फर्टिलाइजर्स खरीदने पड़ते हैं क्योंकि मैन्योर के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटैश। जबकि जो फर्टिलाइज़र्स हमें मिलते हैं, कंपनी जो बनाती हैं, फैक्ट्रीज़ में जो फर्टिलाइज़र्स बनते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स की भरमार होती है। इट इज़ हाउएवर रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड दिस इम्प्रूव्स द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू एब्जॉर्ब एंड स्टोर वाटर, देयरबाय प्रिवेंटिंग इरोजन। पर फिर भी हम इसे यूज़ करते हैं क्योंकि ये क्या करता है कि सरफेस पर एक लेयर बना लेता है ह्यूमस की, और जब ह्यूमस की एक लेयर बना लेगा तो जब पानी गिरेगा ना फील्ड में, तो ये उस पानी को अपने अंदर कैप्चर कर लेगा, उस पानी को जाने नहीं देगा, सोक कर लेगा अपने अंदर, जिससे कि प्लांट को न्यूट्रिशन और मॉइस्चर प्रोवाइड होता रहेगा। नाउ एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मैन्योर, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ सॉइल। ऑफकोर्स ये तो हमें पता है कि ये सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। इट इंक्रीजेज द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा जो सॉइल है वो मैन्योर की हेल्प से ज़्यादा वाटर अपने अंदर स्टोर कर सकती है।
It reduces the risk of damage to plants due to overuse. This is because the release of nutrients by manure to the plants is slow. और जैसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं ना प्लांट को तो भी वो प्लांट मर जाता है। तो अगर हम मैन्योर को ज़्यादा क्वांटिटी में भी यूज़ करेंगे तो भी ये प्लांट को हार्म नहीं पहुंचाएगा। इसका रीज़न ये है कि ये न्यूट्रिएंट्स को बहुत धीरे धीरे प्रोवाइड कराता है। ऐसा नहीं है कि आपने डाला और इसने सारे न्यूट्रिएंट्स जल्दी प्रोवाइड करा दिए, जैसा कि फर्टिलाइजर्स में होता है। मैन्योर बहुत धीरे धीरे अपने न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड कराता है, इसीलिए अगर ज़्यादा भी डल जाएगा ना मैन्योर तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इट एनहांसेस द ग्रोथ ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। फ्रेंडली माइक्रोब्स मतलब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं फ्रेंडली होते हैं, जो ज़रूरी हैं कि होने चाहिए सॉइल में, उनको भी ये हेल्प करता है ग्रो करने के लिए। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजर्स की। Fertilizers are chemicals which are prepared in factories. They are rich in specific nutrients like nitrogen, potassium and phosphorus. Some examples of fertilizers are urea, potash and superphosphate. तो ये इसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा होता है। और कुछ एग्जाम्पल्स हैं फर्टिलाइजर्स के, जैसे कि यूरिया, पोटैश एंड सुपरफॉस्फेट। Manufactured chemical fertilizers, though more concentrated and efficient, are expensive and more likely to cause land and water pollution. पर एक तो ये केमिकल से बने होते हैं जिसकी वजह से ये हमारी लैंड को ख़राब करते हैं, और लैंड से जो होता हुआ पानी जाता है उसके अंदर भी ये उस पानी को ख़राब कर देते हैं। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड एंड वाटर पोल्यूशन. The use of fertilizers results in a higher crop yield. However, nutrients in fertilizers may be washed away due to rain or irrigation. Use of fertilizers over a long period of time may affect the fertility of the soil. अब देखो इसमें होता क्या है कि अगर आप फर्टिलाइजर्स यूज़ करोगे तो आपका क्रॉप प्रोडक्शन नो डाउट बहुत बढ़ जाएगा, पर जैसे जैसे आप उसको यूज़ करते रहोगे तो अल्टीमेटली एक तो ये सॉइल को ख़राब कर देगा, दूसरा इस फील्ड से, जिस फील्ड में आप फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर रहे हो उस फील्ड से जितना भी पानी होकर गुजरेगा ना उस पानी में भी केमिकल्स मिल जाएंगे, तो ये हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको ख़राब करेंगे, डैमेज करेंगे. नाउ क्रॉप रोटेशन. इन दिस मेथड फार्मर्स आर एनकरेज टू ग्रो पल्सेस इन बिटवीन 2 सीरियल क्रॉप्स इन द फील्ड. तो इसके अंदर क्या है कि फार्मर्स को बोला जाता है, एनकरेज किया जाता है कि आप ऐसा करिए कि 2 सीरियल जो उगा रहे हैं ना, इस तरीके से आपने 2 सीरियल्स उगाए, इसके बीच में आप पल्सेस ग्रो कर दीजिए. फॉर एग्जाम्पल, दे ग्रो wheat in one season and legumes in the next. Wheat crop uses nitrogen in the form of nitrates, which leads to the deficiency of nitrogen in the soil. Actually होता क्या है कि जो वीट है ना उसको नाइट्रोजन बहुत चाहिए होता है, और नाइट्रोजन जब ये ले लेता है ना तो उस सॉइल के अंदर नाइट्रोजन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है. और जब ये नाइट्रोजन कम हो जाएगा और अगली बार आप वीट उगाओगे तो कहाँ से लेगा वो नाइट्रोजन, उसने तो ख़त्म कर दिया पहले. तो इसके लिए आपको दूसरी क्रॉप्स ग्रो करनी पड़ेंगी जिससे कि उसके अंदर नाइट्रोजन दोबारा से आ जाए सॉइल में. The roots of legumes like peas, beans and lentils have many small protuberances called root nodules that contain nitrogen fixing bacteria called rhizobium. आपने rhizobium के बारे में पहले भी पढ़ा है. ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो कि पीज, बीन्स और लेंटिल्स की रूट में रहता है, और इसका काम होता है एटमॉस्फियर से नाइट्रोजन लेना और सॉइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करना. तो होगा क्या कि आपने पहले वीट उगाई, वीट ने सारा नाइट्रोजन ले लिया, पर उसके बाद जब आपने पीज, बीन्स और लेंटिल्स उगाई ना तो ये क्या करेगा, ये दोबारा से उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करा देगा सॉइल को. These bacteria convert free atmospheric nitrogen into nitrates. This enriches the soil with nitrogen and increase its fertility. This method of successive cultivation of different crops in an orderly manner on the same field, in contrast to one crop system, is known as crop rotation. और इसको क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन. यानी आपने एक क्रॉप उगाई, उसने न्यूट्रिएंट्स ले लिए, दूसरी क्रॉप आपने उगाई, उसने न्यूट्रिएंट्स दे दिए. तो इस तरीके से आप सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन कर सकते हो और इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशन. दूसरा मेथड है फैलोइंग. फैलोइंग देखिए क्या होता है. समटाइम्स कंटिन्यूसली ग्रोइंग क्रॉप्स मेक्स द सॉइल बैरन और इनफर्टाइल. आप बार बार अगर उगाओगे, बार बार आप उगा रहे हो अपनी जो प्रोडक्शन है, क्रॉप प्रोडक्शन एक ही फील्ड पर करे जा रहे हो, तो उससे भी सॉइल फर्टिलिटी ख़राब हो जाती है.
It needs to be left uncultivated for some time so that it can regain its nutrients and fertility. इसके लिए आपको क्या करना है, आपने क्रॉप उगा ली, क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया, आपने अपनी क्रॉप निकाल ली, काट के अपने पास रख ली, अब आप उसे छोड़ दो, अब आप अपने फील्ड को बिल्कुल खाली छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, जिससे कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स दोबारा आ जाएं. This process of leaving soil uncultivated for one cropping season is known as fallowing. अब आ गए हम इरीगेशन पे. आप सबको पता है बिना इरीगेशन के तो हम कर ही नहीं सकते हैं क्रॉप प्रोडक्शन, हमें पानी तो प्लांट्स को देना पड़ेगा. वाटर इज इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स. However, the amount of water required depends on the type of crop. अब देखो कोई कुछ क्रॉप ऐसी होती है जिसको ज़्यादा पानी चाहिए, कुछ क्रॉप ऐसी होती है जो कम पानी में भी हो जाती हैं. तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कौन सी क्रॉप ग्रो कर रहे हो और किस क्रॉप को कितना पानी चाहिए. The water requirement of a crop also depends on the season it is grown in and the growth stage of the crop. इसके अलावा डिपेंड करेगा कि किस सीज़न में आप क्रॉप को ग्रो कर रहे हो. अगर आप गर्मी में कर रहे हो तो देखो उसको थोड़ा सा ज़्यादा पानी देना पड़ेगा, सर्दी में कर रहे हो तो लिमिट के पानी से भी काम चल जाएगा, और मॉनसून सीज़न में कर रहे हो तो देखो बारिश पड़ेगी, पानी अपने आप डल जाएगा प्लांट्स में और आपकी क्रॉप में. ओके. दूसरा डिपेंड करेगा कि किस स्टेज पर है आपकी क्रॉपिंग. अगर वो पूरी तरीके से पक चुकी है तो आपको कितना पानी देना है, अगर वो थोड़ी छोटी है तो किस पे देना है, अगर वो राइप स्टेज पे पूरी तरीके से नहीं पहुंची है, बीच की स्टेज पर है, तो आपको कितना पानी देना है. तो ये डिपेंड करेगा कि आपकी क्रॉप किस स्टेज पर है. फॉर एग्जाम्पल, खरीफ क्रॉप्स दैट इज ग्रोन इन समर नीड मोर वाटर देन राबी क्रॉप ग्रोन इन विंटर. तो जो क्रॉप समर में उगाई जा रही है उसको ज़्यादा पानी चाहिए, जो विंटर में उगाई जा रही है उसको ऑफकोर्स कम पानी चाहिए. Also, a grown-up crop needs more water than the one that has just sown. और आपने अभी अभी बीज बोए हैं, आपने अभी अभी अपने प्लांट्स लगाए हैं, तो उनको कम पानी चाहिए, और अगर वो अपनी बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है तो उनको पानी ज़्यादा चाहिए. So the crops must be supplied with water as per need and at appropriate time intervals. Supply of water to crops at appropriate intervals for cultivation is called irrigation. और इसी को हम क्या बोलते हैं, इरीगेशन. यानी कि क्रॉप्स को वाटर सप्लाई करने को हम क्या बोलते हैं, इरीगेशन. Different methods of irrigation are adopted on the basis of the soil types, size of the field, crops requirement of water and the availability of water. और ये किस पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना इरीगेशन करना है, कि आपकी क्रॉप कितनी है, आपका फील्ड कितना बड़ा है, इन सब चीज़ों पे ये चीज़ डिपेंड करेगी. नाउ यूजेज ऑफ वाटर. वाटर हेल्प्स इन द जर्मिनेशन ऑफ सीड. बिना पानी की मदद के आपके जो बीज है वो प्लांट में कन्वर्ट ही नहीं होंगे, वो बढ़ेंगे ही नहीं. प्लांट्स यूज़ वाटर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. आप सबको पता है कि प्लांट अगर उगेगा तो वो फोटोसिंथेसिस से उगेगा, और फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, पानी की मदद से करेगा. When water is absorbed by the plant roots, minerals and fertilizers are also absorbed. जैसे जैसे प्लांट है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, वैसे वैसे वो न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब करेगा. तो प्लांट्स को, अगर हमें प्लांट्स को पानी देंगे तभी वो न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब कर पाएगा. तो जब जैसे जैसे प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करेगा उसके साथ साथ वो न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब कर लेगा. नाउ सोर्सेज ऑफ वाटर. आप कैसे वाटर प्रोवाइड कराओगे, आपके पास सोर्सेज क्या हैं, क्या कहाँ से पानी प्रोवाइड कराओगे. वेरियस सोर्सेज फ्रॉम विच वाटर फॉर इरीगेशन इज ड्रॉन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड कैनल्स. ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरीगेशन. In the traditional methods of irrigation, water is drawn from various sources either manually or with the help of cattle. तो पहले के ज़माने में क्या करते थे, या तो खुद पानी खींचते थे कहीं ना कहीं से, जैसे कि वेल से या ट्यूबवेल से. इसके अलावा कैटल्स को यूज़ करते थे पानी को खींचने के लिए. दिस वाटर इज़ देन टेकन टू द फील्ड्स फॉर इरीगेटिंग द क्रॉप्स. इसके बाद ये इस पानी को फील्ड में ले जाते थे और अपनी क्रॉप्स में देते थे. मोट, चेन पम्प, धेकली और राहत आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरीगेशन. देखिए ज़रा, ये मेथड्स आपको दिख रहे हैं. देखो यहाँ से खींचा जा रहा है पानी को, ये देखो ये यहाँ से पानी को खींच रहा है ना. तो इन मेथड्स को यूज़ करके पहले के ज़माने में इरीगेट किया जाता था फील्ड्स को. नाउअडेज वाटर इज़ लिफ्टेड फ्रॉम द सोर्सेज विद द हेल्प ऑफ पम्प्स. पर अभी क्या यूज़ करते हैं, पम्प्स को यूज़ करते हैं.
दीज पम्प्स रन ऑन डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी। ये किस पर रन करते हैं? सोलर एनर्जी पे करते हैं, डीजल पे करते हैं, पेट्रोल पे करते हैं। नाउ मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरीगेशन। मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन मेक इकोनॉमिकल यूज ऑफ वाटर। टू सच मेथड आर स्प्रिंकलर सिस्टम एंड द ड्रिप सिस्टम। देखो ज़रा क्या है स्प्रिंकलर सिस्टम में। In this method, water is supplied to the field with the help of a pipe fitted with a rotating nozzle at the top. आपने देखा है फुब्बारे चलते हैं, फुब्बारे ऐसे ज़मीन से एक पाइप निकलेगा इतना बड़ा सा, ऐसे इतना बड़ा पाइप निकलता है और वो ऐसे गोल गोल घूमकर पानी देता है। उसका जो ऊपर का पार्ट होता है वो ऐसे गोल गोल घूमता है और उससे बहुत लंबे पोर्शन में पानी पहुंच जाता है। इट इज़ इकोनॉमिकल मेथड ऑफ इरीगेशन फॉर द क्रॉप्स ग्रोन इन सैंडी सॉइल। तो सैंडी सॉइल के लिए सबसे अच्छा सिस्टम है स्प्रिंकलर सिस्टम। इसके अलावा होता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप इरीगेशन इज ऑल्सो नोन एज ट्रिकल इरीगेशन। इन दिस मेथड ऑफ इरीगेशन वाटर ड्रिप्स स्लोली टू द रूट्स ऑफ प्लांट्स थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स एंड ट्यूब्स। इसमें क्या होता है, पूरे के पूरे पाइप और ट्यूब फैला दिए जाते हैं फील्ड में और ड्रॉप कर करके रूट्स में प्लांट्स के पानी पहुंचाते हैं। देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ वाटर एंड नो डेंजर ऑफ फर्टिलाइजर रन ऑफ इन दिस मेथड। ये मेथड इसलिए सबसे ज़्यादा अच्छा है क्योंकि एक तो पानी प्रेशर से नहीं जा रहा, तो जिसकी वजह से इरोजन होगा या फर्टिलाइज़र बह जाएंगे। दूसरा, वेस्टेज बिल्कुल नहीं होती है पानी की। इन एरियाज वेयर देयर इज स्कैरसिटी ऑफ वाटर, ड्रिप इरीगेशन प्रूव्स वेरी हेल्पफुल। तो जहाँ पर पानी कम होता है वहाँ के लिए ये सिस्टम सबसे अच्छा है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ ड्रिप इरीगेशन। वाटर कंजर्वेशन, जैसा कि हमने अभी देखा कि पानी बहेगा नहीं, स्पीड से नहीं बहेगा तो वो इधर उधर भी नहीं जाएगा, बिल्कुल रूट्स पे ड्रॉप गिरेंगी, तो एक तो वाटर कंजर्वेशन यानी कि पानी की बचत होगी। दूसरा, टारगेट एरियाज, द ड्रिप्स कैन बी फोकस्ड एग्जैक्टली वेयर दे नीड टू। इधर उधर पानी वेस्ट नहीं होगा, सीधा रूट्स पे पानी जाएगा और जहाँ पर उसको ग्रोथ करनी है वहीं पे पानी पहुँचेगा। लेस डिजीजेज, फंगल डिजीजेज आर लेस लाइकली टू ग्रो इन सॉइल दैट इज नॉट सैचुरेटेड। जब ज़्यादा पानी नहीं होगा तो फिर जो फंगल इन्फेक्शन है वो भी नहीं बढ़ेगा और फंगस नहीं लगेगा। रिड्यूस्ड इरोजन, देखो ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब पानी तेज नहीं बहकर आएगा तो फिर उसकी सॉइल बहेगी नहीं और इरोजन भी नहीं होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट। ये चैप्टर थोड़ा सा ही रह गया है, नेक्स्ट क्लास में आई होप हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। ओके, टिल देन यू हैव टू ट्राई टू फाइंड आउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर, एंड इन द लास्ट वीडियो वी विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चन आंसर्स and exercises of this chapter. Okay, till then, bye.